तो एप्लीकेशन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और एक्शन और रिएक्शन में जो है वो आपस एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो इस सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने न्यूटन का पहला लॉ फिर दूसरा लॉ अच्छे तरीके से सम अप कर लिया था, फिर अब जो हमारे पास रहता है वो एप्लीकेशन है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ फोर्स और एफ इक्वल्स टू डी एम ए, इस इक्वेशन को मुख्तलिफ रिलेशन से पढ़ते हैं। तो आज हम उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन क्या है, सीट बेल्ट। जो कार होती है उसमें सीट बेल्ट हम क्यों लगाते हैं, सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे ऊपर जो हम ये हमारे के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करता है। वो क्या करता है कि वो हमारे पास टाइम बढ़ा देता है, और जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स क्या लगती है, कम लगती है। तो जर्क वगैरह जब होता है तो हमें जो सडनली जो हमारे पास एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें बॉडी क्या करती है, ओवरऑल मूव करने की कोशिश करती है, और ये क्या करता है, अपनी बॉडी को उसी सेम पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल फोर्स को रिड्यूस करता है और टाइम को बढ़ा देता है। और बॉडी को अगर ऐसे झटका लगेगा, जर्क होगा, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जाके लगेंगे, पर अगर सीट बेल्ट होगा तो ये क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा, और रोक के रखेगा तो क्या होगा कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, और हमारे पास पेन भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हैं। एयर बैग्स जो होती हैं उनमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेम कॉन्सेप्ट वही भी लगता है। ब्रेकिंग सिस्टम में एग्जैक्टली हम यही करते हैं कि फोर्स बढ़ा देते हैं, और फोर्स बढ़ाने की वजह से जब हम फोर्स बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम फोर्स बढ़ा देते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, हम क्या करते हैं, फोर्स को इंक्रीज कर लेते हैं, और फोर्स इंक्रीज करने की वजह से टाइम क्या हो जाता है, कम लगता है, और टाइम कम में बॉडी क्या कर देती है, स्टॉप कर लेती है। तो यानी क्या जो होती है, जो उसका फोर्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मतलब इतनी एक्सेलरेशन होगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्ट जीरो, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम टाइम में वो क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, यानी बॉडी मूव नहीं। तो ये भी क्या है, इस तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बाकी अगर आपको इसकी हर एक एग्जाम्पल में डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप इनकी, क्योंकि ये जो है ये हम एमडी केट के स्टूडेंट्स को टेस्ट के हवाले से जस्ट हम आपको एग्जांपल याद कराने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है, हम उतना ही आपको कवर अप कराना है जितने की आपको ज़रूरत है। और जो मॉक टेस्ट वगैरह में आते हैं और एमडी केट में पास्ट में जिससे पास्ट पेपर्स में इनसे ही पूछा जाता है। तो सीट बेल्ट एक एग्जाम्पल है, एयर बैग्स हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, और स्पोर्ट्स जैसे कार, क्रिकेट, फुटबॉल। तो क्रिकेट को जब हम तेजी से कोई शॉट लगाते हैं तो वह क्या करता है, फोर्स ज़्यादा होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कम टाइम में वो क्या कर लेता है, कम टाइम लेकर वो क्या करता है, बाउंड्री के ज़्यादा हो जाता है और सिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज मोमेंटम मैक्सिमम होगा और टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज मोमेंटम, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो इस हिसाब से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और फिर जो हमने एक एग्जांपल देखा था कैचिंग अ बॉल बाय मूविंग हैंड, वो भी क्या करते हैं, बैकवर्ड हैं। तो ये भी आप उनकी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, एयर बैग्स, कार, ब्रेकिंग सिस्टम, ओवरऑल मशीन्स हो गई या गेम्स ओवरऑल जो भी हो गई, उनमें हम न्यूटन के सेकंड लॉ को किसी ना किसी एंगल से कहीं मोमेंटम बढ़ाना होता है, कहीं मोमेंटम कम करना होता है, कहीं फोर्स बढ़ानी होती है, कहीं टाइम बढ़ाना होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही यूजफुल होता है इन स्पेशल डिवाइसेज और गेम्स वगैरह के केसेस में। और ये भी क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम में वर्क करता है। इनर्शियल फ्रेम यानी जो भी ऑब्जर्वर हो वो या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तभी हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट आएंगी। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डिस्कस की। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन क्या है, ये दोनों क्या है, फोर्सेज हैं। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन और रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। इनकी डिफाइन कैसे करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यानी जो भी एक्शन में आप फोर्स लगाओगे, ये कोई भी बॉडी है, आप उसमें जो भी फोर्स लगाओगे एक्शन में, तो बराबर ये बॉडी क्या करेगी, उतना ही फोर्स आप पे भी लगाएगी। आप जिस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया F1, ये F2 भी उतना ही लगाएगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में उसी अलग सी बॉडी में, जो पहले वाली बॉडी ने जो फोर्स लगाया था उसी पे लगाएगी, पर अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो आप देखो ये ऐसे, पर कोई एक बॉडी नहीं है, तो इस तरीके से फोर्स कैंसिल है। अगर एक ही बॉडी होती उसमें 2% फोर्स लगा रहे होते, F1 यहाँ से, F2 यहाँ से, और वो इक्वल होता, तो नेट ये क्या रहती, रेस्ट में रहती।
पर आप ये देखो कि ये दो बॉडीज हैं, एक ने इस पे F1 लगाया तो ये मूव करती जाएगी, पर जाते जाते यहाँ पे भी F2 लगाती जाएगी, जिसकी वजह से भी ये भी क्या करेगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, बॉडी 1 है और ये क्या है, बॉडी 2 है। तो इस हिसाब से दोनों बॉडीज पे फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, तो ये कभी भी ये इसकी ये डेफिनेशन तो सेम है, पर दोनों बॉडीज पे लगती है, इसलिए ये कभी भी नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, नेवर कैंसिल आउट यानी एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट ईच अदर, खुद को कभी भी कैंसिल नहीं कर रहे। एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ये हमें अपने अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये चीज़, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये क्लैरिफिकेशन है ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं से एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पर डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं और एक्सीलरेशन पैदा करते हैं। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो, क्या करते हैं, प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। दोनों अलग सेपरेट बॉडीज में प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं, क्योंकि रेस्ट में तभी रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सीलरेशन पैदा ना हो, जब नेट फोर्स जीरो, पर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि सम जीरो है, पर ओवरऑल फोर्सेस का देखें तो वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम बना रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, प्रोड्यूस एक्सीलरेशन करती है, किसमें, डिफरेंट बॉडीज में। कैंसिल भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बॉडीज पे ये एक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वॉकिंग हो गया, वॉकिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ होती है, अब जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये फ्रंट फुट होता है, ये बैक फुट। फ्रंट फुट को क्या करते हैं, ग्राउंड को हम पीछे ढकेलते हैं, जिसके नतीजे में जमीन हमें क्या करती है, जो अर्थ है वो हमें क्या करती है, ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे मूव करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो भी बॉडी थी उसने क्या लगाया, जमीन के ऊपर एक्शन लगाया, और अपोजिट डायरेक्शन में इसने एक्शन इस तरीके पीछे अर्थ पे एक्शन लगाया। तो अर्थ ने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर रिएक्शन लगा दिया। तो ये हो गया वॉकिंग एग्जांपल थर्ड लगा। रिकॉइल ऑफ गन, गन जो बैकवर्ड आती है बुलेट के निकलने के बाद, अगर कोई भी गन है फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई भी गन है समझ लो, तो जैसे ऐसे बुलेट निकलेगी तो गन ने क्या किया, इस पे फोर्स लगा के इसको फॉरवर्ड मूव किया। तो बुलेट क्या करेगी, बुलेट भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी, और जब बुलेट निकल जाएगी तो ये क्या करेगी, रिकॉइल कर जाएगी, और इसकी प्रेजेंट जो हालत होगी वो क्या होगी, ऐसे कुछ ऊपर आपको दिखाई देगी। तो इस पे क्या लग गया, रिएक्शन लग गया। रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा। तो ये क्या होगा, ये भी क्या है, थर्ड लॉ की जो है एग्जाम्पल है। फिर रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपल्शन होता है, तो उसका जो रॉकेट प्रोपल्शन जो आखिरी बॉक्स होता है उसमें क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। अब जैसे जैसे गैसेज खत्म होते जा रहे हैं, तो गैसेस खत्म होते हैं, तो गैसेस खत्म होने की वजह से वो क्या कर नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो रॉकेट उसमें उनके ऊपर क्या लगाता है, एक्शन लगाता है, ताकि गैसेस क्या करें, जो भी गैसेस खत्म हो गई हैं, जो गैसेस काम की नहीं है, जो वेस्ट बन गई, जो पॉइजन अब कार्य कर सकती हैं, उनको क्या करेगा, एक्शन में नीचे ढकेल देगा। फिर गैसेस क्या करेंगी, गैसेस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन लगाएंगी, और रिएक्शन लगाने की वजह से ये रॉकेट क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। और क्योंकि गैसेस बाहर गई तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया। अब मास कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रॉकेट को ऊपर आपसे ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। रिएक्शन की वजह से क्या कैसे कहाँ जाता है रॉकेट, रिएक्शन की वजह से अपवर्ड जाता है। और जो एक्सीलरेशन पैदा होती है वो किस चीज की वजह से होती है, वो मास कम होने की वजह से होती है। मास कम क्यों हुआ, क्योंकि गैसेस लगातार एग्जॉस्ट कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इसी तरीके से स्विमिंग भी होता है, जब आप पिछले बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप हाथों को ऐसा ऐसा कर रहे होते हैं, जो हाथ आपके होते हैं वो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हो पानी पे, तो पानी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और आप आगे मूव करके जाते हो। इसी तरीके से आप अगर बोर्ड से जंप का लगा रहे हो तो आप जंप भी ऐसे ही लगाते हो। जंप में भी आप क्या करते हो, थोड़ी सी रनिंग करके फिर मूव कर लाते हो। फिर थोड़ी सी रनिंग के बाद जो एक्शन आप पे लगेगा वो आपके ऊपर एक्शन कौन लगाएगी, बोर्ड लगाएगी। फिर आप जो रिएक्शन लगाओगे बोर्ड के ऊपर, एक रिएक्शन कौन लगाएगा, बॉडी लगाएगी, कोई भी जो जंपिंग बॉडी है वो लगाएगी। तो रिएक्शन किस चीज पे लगेगा, बॉडी लगाएगी, बोर्ड पे लगेगा। एक्शन कौन लगाएगा, एक्शन बोट पे लगेगा, पर क्या होगा, बॉडी लगाएगी। रिएक्शन क्या होगा, नहीं, एक्शन क्या है, एक्शन बोट ने लगाया, यानी आपकी बॉडी को जंप करने में हेल्प आउट की। तो एक्शन किसने लगाया, बोट ने लगाया। किस चीज पे लगाया, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एक्शन किसने लगाया, बोट ने लगाया। किस चीज पे लगाया, बॉडी पे लगाया, यानी बोट ने बॉडी पे एक्शन लगाया। तो रिएक्शन में बॉडी भी क्या करती है, बोट पे ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से बोट थोड़ा सा पीछे मूव कर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो बॉडी क्या लगाती है, बॉडी भी रिएक्शन लगाती है, या एक्शन हो गया, बॉडी क्या लगाती है, बोट के ऊपर रिएक्शन लगाती है। तो ये हो गया।
तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है। और एग्जाम्पल को अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा कि इसमें क्या लगा, कैसे किसने एक्शन लगाया, किसने रिएक्शन लगाया, जैसे आपने एग्जाम्पल फर्स्ट ला, सेकंड ला और थर्ड ला के याद कर ली ना, तो ये भी बहुत है आपके लिए। वाई एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? हमने कहा कि ये सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन में, कैंसिल क्यों नहीं करते? क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं और एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। अगर सेम बॉडीज में होते तो रेस्ट काज करते हैं, क्योंकि इक्वल हैं, और डिफरेंट बॉडीज में इसलिए से हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। एक और आप एक्शन और रिएक्शन के हवाले से आप ये कर सकते हो कि ये जो फोर्सेज होंगे, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर always of same nature of force, same nature of force। आप ऐसे कैसे सकते हो? क्योंकि फोर्स के मोस्ट मुख्तलिफ एग्जाम होते हैं। आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस हिसाब से फोर्सेस की क्या नेचर भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। पर जब एक्शन और रिएक्शन होगा उसमें फोर्सेस की नेचर जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी हमेशा के लिए। फुल ऑलवेज फोर्सेस क्या लगते हैं, पेयर में लगते हैं। एक एक्शन होगा पहले वाला, फिर रिएक्शन होगा, और कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि एक्शन कौन सा है या रिएक्शन कौन सा है। किसी एक को एक्शन मानेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसने एक्शन लगाया, ये जैसे आपको समझाने के लिए लगाया, ये जब आपको क्लेरिफिकेशन देने के लिए लगाया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसने एक्शन लगाया, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। तो ये भी आप चीज लगाए साइमल्टेनियसली लगते हैं, तो हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इसने एक्शन लगाया, इसने रिएक्शन लगाया। साइमल्टेनियसली लगते हैं और फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं। और इंटरनल फोर्स के ना चेंज, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, उसमें भी उसकी डेफिनेशन ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी मोमेंट सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो के नॉट चेंज का मतलब क्या है, सेम है, यानी क्या है, कंजर्व है। तो जो इंटरनल फोर्स होती है, इंटरनल फोर्स जो एक्शन रिएक्शन आपस में लगते हैं, उनकी वजह से ओवरऑल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो चेंज नहीं होता। यही हम रिकॉइल ऑफ गन का एक एग्जांपल पढ़ते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन में के ऊपर यही बेसिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं कि उनमें एक्शन और रिएक्शन तो होता है, इंटरनल फोर्सेज तो होते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं होती, तो उसमें मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। अब कंपैरिजन है थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ में इनर्शिया होती है, क्या होती है, ये लेजीनेस होती है। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं। या तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो लगातार यूनिफॉर्म, तब तक जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे, फोर्स एक्ट्स। इसी तरीके से सेकंड लॉ फोर्स और एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल्स टू दी एम ए, जितना फोर्स लगेगा मास टाइम्स उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी, मास टाइम्स उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। तो इस तरीके से सेकंड लॉ को आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर है। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर ली। कोई नई चीज नहीं है, जस्ट आपके लिए जो बेसिक और नई चीज हो सकती है वो डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट वेराइटी की हमने एक साथ आपको एग्जाम्पल बताएं, जो आपको यकीनी तौर पर बहुत ही अहम है और एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और एक और स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में क्लियर किया, ऐसे ही हम एक और दिलचस्प एमडी के सिलेबस से टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।